ख़वातीनो हज़रात आदाब। आप हल्ला बोल देख रहे हैं। मैं हूं ज़मरुद मुगल। वकार रसूल वानी साहब को आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। फॉर्मर मिनिस्टर हैं, बहुत एक्टिव मिनिस्टर रहे हैं। और इस वक्त जब हम देखते हैं कि कांग्रेस के जगह जगह जलसे होते हैं, तो उनका जो नुमाया चेहरा, जो दो तीन नुमाया चेहरे होते हैं, उनमें वकार रसूल साहब का भी एक चेहरा है। इस वक्त हम डिलिमिटेशन पर बात करेंगे। कभी कभी ऐसा लगता था कि वकार रसूल साहब, कांग्रेस के जिस खैमे से इनका ताल्लुक है, उनके बीजेपी से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लोगों का ये मानना था। लेकिन इस वक्त डिलिमिटेशन को लेकर, चाहे वो गुलाम नबी आजाद साहब हों, चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब हों, महबूबा मुफ्ती हों, वकार रसूल हों, बीजेपी को छोड़कर बाकी जितनी जमातें हैं वो सिरे से इसको रिजेक्ट करती है। इस कदर तनकीद का क्यों सामना है डिलिमिटेशन के इस ड्राफ्ट को, इस पर बात करेंगे। वकार रसूल साहब हमारे मेहमान हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। सर, मैं सब लोगों को सलाम पेश करता हूँ, आदाब पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपनी चैनल पे लोगों के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया। आपका शुक्रिया। तो सर, इतनी तनकीद का निशाना क्यों बन रहा है ये डिलिमिटेशन का ड्राफ्ट? हालांकि सबसे पहले आपको ये बताऊं कि हमारा कोई खीमा नहीं है और हमारा कोई खीमा बीजेपी से कभी क्लोज था ही नहीं जी, और ना होगा। और हमें हमेशा उनके साथ हर मामले के इख्तिलाफात रहे हैं, पार्टी लेवल पे भी, पॉलिटिकली भी, मजहबी हिसाब से भी। जैसे आजकल ने हिजाब का इशू उठाया, उससे पहले बहुत बहुत इशू उठाते रहते हैं। जी तो सर। हमारा दूर दूर का कभी वो कोई रिलेशन रहा नहीं है। जहां तक डिलिमिटेशन कमीशन का ताल्लुक है, पहले तो सबको मालूम है कि 5 अगस्त 2019 को हमारी स्टेट के साथ क्या किया गया, किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनली, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता था कि आप 370 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जरिए रेजोल्यूशन पास करवा के उसके बाद आप भेज सकते हो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तब 370 हट सकता था। जी, तो 370 भी आपने देखा किस हिसाब से बीजेपी की सरकार ने यहां से उठाया। 370 भी, 35A भी, और किस तरीके से हमारे स्टेट के टुकड़े किए, हमारी लद्दाख एरिया को अलग यूटी बनाया। और जम्मू कश्मीर जो कि एक मुल्क था, एक वक्त में कंट्री हुआ करता, महाराजा की हुकूमत थी यहाँ। उसके बाद भी जब हम हिंदुस्तान के साथ मर्ज हुए, जब हमने हिंदुस्तान के साथ रहना पसंद किया, उसके बाद भी हमारा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। लेकिन इन लोगों ने उसमें भी आपने देखा कि लोगों की राय सोच के, लोगों को पूछ के नहीं, हमारी स्टेट को पूरा ब्लैकआउट कर दिया, पूरी फौज लगा दी। मुझे भी कोई 2.5-3 महीने जो है हाउस अरेस्ट रखा, बाकी लीडरों को किसी को साल रखा, किसी को 6 महीने रखा। तो किस तरीके से उन्होंने 370 35 से और यूटी, इस स्टेट को यूटी में तब्दील किया, एक मुल्क जो हुआ करता था जिसकी एक अपनी पोजीशन थी उसको खत्म कर दिया। जी सर। उसके बाद ये जो आज फिर उसके बाद इन्होंने बिल लाया, डिलिमिटेशन जी होगी। हालांकि पूरे हिंदुस्तान में 2026 तक डिलिमिटेशन बंद है, बैन है, किसी जगह भी डिलिमिटेशन हो ही नहीं सकती। जी सर। जैसे हमें किसी मतलब गैर मुल्क में, किसी गैर मुल्क का हिस्सा समझ के हमको अलग ही डिलिमिटेशन का प्रपोजल पार्लियामेंट में पास करवा के, और उसमें भी कहीं ना कहीं इनकी खुदगर्जी बहुत ज्यादा छुपी थी, जिसका हमने प्रोटेस्ट किया कि तो अगर 2026 में हर जगह होनी है तो 2026 में हमारी भी करो। लेकिन इन्होंने माना नहीं। ऑल पार्टीज दिल्ली में गई, आजाद साहब जो हैं, गुलाम नबी आजाद साहब ने दिल्ली में जब प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई तो तब उन्होंने कहा था कि इस वक्त डिलिमिटेशन मत करो, आप स्टेट का दर्जा हमें वापस दो। और जो लोग चाहते हैं कि नौकरियों पे जो है बैन रहे, बाहर के आदमी को जमीन परचेज करने के लिए बैन रहे, फिलहाल जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है 370 का, तब तक आपको ये चीजें रोकनी चाहिए और इलेक्शन में जाना चाहिए स्टेट वापस दे के। ठीक। लेकिन वहां भी इन लोगों ने नहीं माना। उसके बाद इन्होंने कुछ देर पहले डिलिमिटेशन कमीशन ने पहले एक रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन में डाल दी
कि 6 सीटें जो है जम्मू प्रोविंस को और एक कश्मीर को। कश्मीर। और उसके बाद आज जो है डिलिमिटेशन कमीशन का प्रपोजल जो ये आ गया, जो इन्होंने पार्लियामेंट मेंबर्स को दिया और पार्लियामेंट मेंबर्स के जरिए पब्लिक डोमेन में डाल दिया। मुझे याद है कि हमारे चुनाव वैली में जो डिलिमिटेशन कमीशन जब यहाँ आया, चुनाव वैली में राजौरी पुंछ भी गया, जम्मू भी आया, कश्मीर के हिस्सों में भी गया, तो चुनाव वैली में जब गया तो हम जो कांग्रेस पार्टी के एक्स मिनिस्टर्स थे, एक्स एमएलए थे, हम भी मिलने गए। तो मैंने 15 मिनट का टाइम लिया, तो मैंने उनको कहा कि मैं 2 साल से सुन रहा हूं कि ये इलाका जो गूल है वो बनिहाल के साथ डाल दिया जा रहा है, और बोल कौन रहा था? बीजेपी के लोग कि ठीक। गूल का इलाका आपके साथ आ रहा है, उकड़ाल का जो इलाका जो हमें टोटल 15 किलोमीटर की दूरी पे था, वो जनाब रामबंद के साथ जा रहा है। तो ये चीजें जब मैंने सुनी तो मैंने उनको कहा कि अगर आपको ऐसा करना है फिर तो ये कोई पार्टी, पर्टिकुलर पार्टी जो है वही बना रही है। उन्होंने तो पहले ही पब्लिक डोमेन में ये बातें छोड़ी है, तो फिर आप किस लिए आए हो यहां? आपको दिल्ली में ही करना था। तो जो रंजना देसाई जी थी वहां पे कमीशन, उसने बात नहीं की, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो उसमें बैठा था उसने मेरे साथ बहस की। उसने बहस में कहा कि हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम अनरिप्रेजेंटेड एरियाज जो हैं उनको देखने के लिए आए हैं, जो उनकी डेवलपमेंट कम रही है। हम एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज को हिस्से नहीं करेंगे। मतलब एक ब्लॉक, ये मेरे सामने बात हुई कि एक ब्लॉक को हम 2 टुकड़े नहीं करेंगे, तहसील को 2 टुकड़े नहीं करेंगे कि एक तहसील आधा किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहेगा, आधा किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहेगा। डिस्ट्रिक्ट जो कॉन्स्टिट्यूंसी 3 डिस्ट्रिक्टों में होती थी वो हम पर्टिकुलरली एक ही डिस्ट्रिक्ट में डालेंगे, ये उन्होंने कहा वहां पे। तो उन्होंने काफी कुछ समझाया, क्योंकि मैंने प्रोवोक किया, आपस से रिएक्शन की, मतलब बहसों-बहसी हुई। तो मैंने उनको एडवांस में कहा, और उसके बाद हमारे गूल की 4-5 वफद मिले। उन्होंने ये कहा कि गूल जो है बनिहाल, और हमने भी कहा कि बनिहाल से रामबन जाओ तो 40 किलोमीटर, फिर गूल जाओ तो 50 किलोमीटर। तो बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी जो एक बहुत बड़ा रकबा है और एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा एरिया था, उसको और एरिया ऐड किया, मतलब रियासी तक पहुंचा दिया। और गुलाबगढ़ और गूल कॉन्स्टिट्यूंसी जो एक पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसको खत्म ही कर दिया। उसका जो हिस्सा रियासी में पड़ता था उसके हिस्से को आप देखो, एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक कॉन्स्टिट्यूंसी को 1,60,000 पॉपुलेशन जो मोहर की कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी, और साथ में माता वैष्णो देवी बना दी, उसमें 70,000 पॉपुलेशन। आप मुझे बताओ, 2 कॉन्स्टिट्यूंसियां साथ साथ हैं, एक को आप 70,000 पॉपुलेशन रखते हो, एक को आप 1,60,000 रखते हो। इसी तरीके से मैंने डिलिमिटेशन कमीशन को यह भी कहा कि बनिहाल का जो टनल है वो अब थ्रू हो गया है। बनिहाल बाजार से श्रीनगर 83 किलोमीटर है, ठीक। और जो मुझे आप एरिया मिला रहे हो वो 90 किलोमीटर बनिहाल से, और एक एरिया जो है नयाबत उसकी इंद की है वो 110 किलोमीटर दूर है। ठीक। तो अगर हमको मिलाना है तो फिर काजीगुंड के साथ डालो, डोरू के साथ डालो, अनंतनाग के साथ डालो, श्रीनगर और बनिहाल तक 20 कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं बीच में। बिल्कुल। जो श्रीनगर बनिहाल से 83 किलोमीटर है, और जो गूल मुझे एक एरिया में 110 किलोमीटर जाना है। कहां से मुझे बताओ, जो इंद से बंदा निकलेगा पहले गूल पहुंचेगा या संगलदान पहुंचेगा, उसके बाद उसको रामबंद आना है, उसके बाद बनिहाल आना है, या बनिहाल वाला, क्योंकि डेमोक्रेसी है, कहीं का भी एमएलए बन सकता है। कौन कौन बंदा कहां एमएलए को ढूंढने जाएगा? मुझे बताए ये कौन सी जस्टिफिकेशन है? तो लोग तो कह रहे थे ये बीजेपी कमीशन था, दिस वाज नॉट ए डिलिमिटेशन कमीशन, क्योंकि मैंने यूट्यूबर्स पे, फेसबुक पे हमेशा सुना है कि जो इस मुल्क के इंस्टीट्यूशन थे वो बिक गए, और आज उसका सबूत हमारे सामने आ गया। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेरे साथ बहस कर रहा है कि ऐसा नहीं होगा, कि जो उकड़ाल आपके 15 किलोमीटर ना, एक इतिहास था पुगलपड़िस्तान का, एक हिस्ट्री थी। हमारा डीडी ठाकुर साहब वहां से, हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीरथ सिंह ठाकुर साहब वहां से, वो एक हिस्सा जो इकट्ठे था उसको भी हिस्से कर दिए। जो 15 किलोमीटर बनिहाल से था उसको
जनाब रामन के साथ लगा दिया, और जो हमसे 120 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर था उसको हमारे साथ लगा दिया। वकार तो साहब। आज तो सीधे आज देखिए ना, एक मिनट, एक बात करूंगा उसके बाद आप बताइए। जी 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 आज बिल्कुल। देखिए ओपन बात वायरल हो गई, जी मैं उसी तरफ आ हमारे रहा था सर। बीजेपी के प्रेसिडेंट साहब जी फोन कर रहे हैं, जो हमारे शक्तिराज पड़ियार मेरे साथी रहे हैं, एमएलए रहे हैं, फर्स्ट टाइम एमएलए रहे, और महीना एक के लिए मिनिस्टर भी रहे हैं जब वो गवर्नमेंट टूट गई। उसको बोल रहे हैं कि भाई तो आप असर जाओ, हमने वो एरिया जो है डोडा में लगा दिया है। तो अब तो ओपन हो गया कि ये बीजेपी कमीशन था। जी और बिल्कुल। मुझे अब ये मतलब देखो ना हद कितनी है कि इंस्टीट्यूशन पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी झूठ बोल रहा था। अब तो उसने मुझे कहा मीटिंग में, जब हम मिलने गए उसको, उसने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को भी हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो जी पटवार हल्के को किसी को पार्शली लिखा गया, पटवार हल्के को पार्शली टू बनिहाल डाइवर्ट, मतलब पार्शली एग्जिस्टिंग या पार्शली, मतलब एक पटवार हल्के को भी कॉन्स्टिट्यूंसियों के साथ अलग अलग कर दिया, एक गांव में भी अलग अलग तकसीम कर दिया, पटवार जी हल्कों में भी तकसीम अलग अलग कर दिया। वो कहाँ रहा जो उन्होंने बातें हमें बोली थी। जी तो ये कॉन्स्टिट्यूंसियां बननी थी, पहले तो 7 कॉन्स्टिट्यूंसियां बढ़ानी थी। बढ़ानी उस जगह पे थी जो पहाड़ी एरिया थे, जहां डेवलपमेंट कम हुई थी, जहां आबादी ज्यादा थी। तो वो क्राइटेरिया कहाँ गए? वो क्राइटेरिया तो सारे खत्म ही हो गए। ज्योग्राफिकल एरिया देखना था, ज्योग्राफी आपने देखी नहीं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के हिसाब से नहीं आपने हिस्से किए, आपने पॉपुलेशन नहीं देखी, आप कहीं घूमे ही नहीं। जो आपको बीजेपी का जो प्रेसिडेंट बोल रहा है, जो बातें वायरल हो रही है, जो आपको वहां से चली गई किताब, वो किताब आपने छाप दी। ये है जी डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट। तो कहीं ना वकार कहीं जो है लोगों को अब एतबार उठा। अब मुझे बताए, सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबा, वो चेयरमैन है, कौन सा एतबार रहा? जी अब बिल्कुल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ? ये तो लोग तो बोल रहे थे, मुझे रब की कसम आज तक यकीन नहीं था कि इलेक्शन कमीशन भी बिका है, वो भी बिका है, ये भी बिका है। तो आज तो सामने आ रहा है ये चीजें कि आप बताइए ट्रस्ट कहाँ रहा? अगर हम ऑब्जेक्शन देंगे तो देंगे किसको? उन्हीं को ऑब्जेक्शन देंगे जिन्होंने बनिहाल को 120 किलोमीटर एरिया के साथ जोड़ दिया। जी उनको क्या ऑब्जेक्शन देंगे? मैंने खुदा की कसम, मैंने 4 दिन से इंटरव्यू नहीं दिया। मैं इंटरव्यू दूं तो किसके खिलाफ दूं, किनको दूं? हम कौन प्रोटेस्ट करें सुनने तो वाला है? किनको करें? कौन सुनेगा हमारी? जी तो अंधा कानून है, जिस अंधा कानून की बेस पे इन्होंने ये सारा कुछ किया, ये खेल रचाया। ये चीजें ज्यादा देर रहने वाली नहीं है। जब लोगों का इंतकलाब उठता है, आप देखिए आज तूफान मचा हुआ, बेरोजगारी कितनी हद से ज्यादा, रेडियो पे बैठे हमारे पीएचडी के लोग, लड़के, बेरोजगारी हद से ज्यादा। मुलाजमों को जितना इस सरकार ने तंग किया, मुलाजमों को, मतलब पर्टिकुलरली अगर कोई मुझे मुलाजिम मिलता है, बोलता है जनाब दिल करता है कि मैं इस नौकरी को लात मार दूं, लेकिन घर में खाऊं क्या? खुदा की कसम कोई मुलाजिम इस वक्त नौकरी करने को तैयार नहीं। जी कौन सी डेवलपमेंट, जो सपने दिखाए गए थे 370 उठाते वक्त कि ये जी बनेगा, इतना तूफान मचेगा, जम्मू कश्मीर को हम दुनिया के मैप में इतना तूफान मचाएंगे, इतना टूरिज्म आएगा, इतना डेवलपमेंट होगा, मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, कहां हुआ? जी कौन सा चीज हुआ? जी हम उस वक्त भी वैसे थे, आज भी वैसे ही है। तो हमें इस पार्टी पे भरोसा ही नहीं है जो ये चीजें कर रहे विकास साहब, ये बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं उनको आपने जी। भी अक्सर सुना होगा कि वो ये दावा करते हैं कि बीजेपी इस बार 50+ सीटें लेगी। तो क्या ये जो डिलिमिटेशन का ड्राफ्ट सामने आया है ये फाइनल नहीं है, लेकिन लगभग इसको फाइनल समझा जा रहा है? जैसे आपने भी फरमाया कि बोले तो किसके सामने बोले और सुनेगा कौन। तो ड्राफ्ट तो लगभग फाइनल है। तो क्या इससे सामने सामने बज़ाहिर तो लगता है कि ये डिलिमिटेशन का जो ड्राफ्ट हमारे सामने है, ये पूरा का पूरा इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसका फायदा बीजेपी को पहुंचे, लेकिन आम आवाम जो है उसको नुकसान तो है ही ना सर इसका, कि आपने 150-200 किलोमीटर का एरिया जो है कहीं और जोड़ दिया है। मैं पीर पंजाल की बात करूं सर, तो हमारी एमपी की जो वो कंस्टिट्यूंसी है वो उधर कश्मीर के साथ मिला ली है। 6 महीने तो वैसे ही हम मुगल रोड की वजह से, क्योंकि वहां बर्फ रहती है, हम कटे रहते हैं। पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 3 की 3 सीटें इन्होंने रिजर्व कर दी हैं, वो भी
राजौरी की एक सीट, चूंकि विबोध गुप्ता वहां से इलेक्शन लड़ेंगे, उसको बचाने के लिए इन्होंने हेरा फेरी करके ऊपर नीचे एसटी वोट कर दिए सर। तो एक तरफ 50 प्लस प्लस का नारा है, दूसरी तरफ बीजेपी वाले कह रहे हैं डिलिमिटेशन कमीशन बहुत बहुत अच्छा काम किया है, तीसरी तरफ आवाम क्या कह रही है सर? आपसे आपके लोग मिलते होंगे, वो क्या कहते हैं? देखिए, लगता तो यही है कि जो इन्होंने देखो, ये ज्यादा देर ये चीजें रहने वाली है नहीं। इन्होंने जिस तरीके से बनाई है कॉन्स्टिट्यूंसिया, अब मुझे बताओ 2014 से ये लोग इक़्तिदार में हैं। 2014 में इक़्तिदार में आए हैं, पीडीपी को इन्होंने निकाल दिया। जिस पीडीपी ने इस स्टेट को इनके साथ मिलके तबाही में डाल दिया, उनको फिर लात मार के निकाल दिया। उसके बाद ये 2022 है आज, 7 साल मुकम्मल हो गए बीजेपी को। सेंटर में तो छोड़ो, सेंटर में भी ये 7 साल से, स्टेट में भी इनको 7 साल हो गए आज हुकूमत करते हुए। 7 साल में बताइए इन्होंने किया क्या? ये किस बेस पे वोट मांगने जाएंगे? डेवलपमेंट तो की नहीं, मिलिटेंसी टेररिज्म तो इन्होंने खत्म नहीं किया, टूरिज्म तो कोई बढ़ा नहीं, बेरोजगारी इन्होंने खत्म नहीं की। इवन की बेरोजगारी इस हद तक बढ़ी है, मुझे लगता है 20 लाख नौजवान जो हैं इस जम्मू कश्मीर में इस वक्त बेरोजगार। तो जाएंगे किस बेस पे इलेक्शन लड़ने के लिए? इनका यही काम है कि एक साथ में मोहर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी को एसटी बनाते हैं, 1,60,000 वोट लगाते हैं, साथ में ही दूसरी माता वैष्णो देवी सीट बनाते हैं। चलो अच्छा है, माता का नाम रखा उस पे, हम उसमें खुश हैं, लेकिन 70,000 वोट पॉपुलेशन की बनाते हैं, चुन चुन के उसमें एक कम्युनिटी के लोग डालेंगे। पार्डर में चुन चुन के एक कम्युनिटी के लोग डालेंगे। बनिहाल और रामबन में भी मजहबी बेस पे हिस्सा हुआ, डोडा वेस्ट और डोडा में भी मजहबी बेस पे हिस्सा हुआ, रजौरी और थाना मंडी में भी मजहबी बेस पे हिस्सा हुआ। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी 13 मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज जम्मू प्रांत में गायब कर दी गई, खत्म कर दी गई। इसी बेस पे आप देखिए, होम शाली बुक खत्म कर दी इन्होंने कश्मीर में, शांगस खत्म ही कर दी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो जनाबे वाला अब इनका क्या है, ये पहले इन्होंने पॉपुलेशन बेस पे अपनी सीटों को सिक्योर करने की कोशिश की, उसके बाद इनका दूसरा काम होता है पोलराइजेशन करना। जी। अभी देखिए 5 स्टेटों में इलेक्शन आ गया, पहले इन्होंने धर्म संसद लगवा दी, उठाया उस पे हल्ला गुल्ला, वो ये सारे लोग धर्म संसद वाले इन्होंने लाए उसमें, और उसके बाद इन्होंने अभी देखो हिजाब का इशू उठवाया, कभी ये ट्रिपल तलाक उठवा लेते हैं, कभी ये लिंचिंग करवा देते हैं, कभी ये मस्जिदों का मसला उठाते हैं। ठीक यूपी इलेक्शन से पहले इन्होंने मथुरा इसका इशू उठाया, और अभी भी जम्मू कश्मीर में तैयारी होगी, क्योंकि इनने 2008 में बम बोले का उठाया, 14 में भी उठाया, तो इन्होंने अपनी तैयारी जो है मुकम्मल कर ली। लेकिन मैं आवाम को ये कहना चाहता हूं कि आवाम को एकजुट होना चाहिए, आवाम को बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना चाहिए, आवाम को इनके जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहिए। जिसको जमीन मिली थी रोशनी के तहत, बेचारे को कनाल का 2 कनाल का प्लाट मिला था, वो इन्होंने खत्म कर लिया, वो भी छीन लिया। उसके बाद जनाब वाला जो इनसे हो सका, जो जुल्म और मजालिम इनसे हो सके, वो इन्होंने किए। तो आवाम को एकजुट होना चाहिए, सब पार्टियों को, अपोजिशन पार्टियों को एकजुट होना चाहिए, इन लोगों को इक़्तिदार से बाहर निकालना चाहिए, तब जाके जम्मू कश्मीर में खुशहाली आएगी। और इनको इक़्तिदार करने से बाद ये कॉन्स्टिट्यूंसियां जो है, दोबारा आप मुझे बताइए, आपने कहा कहां अनंतनाग है, कहां रजौरी पुंछ है, शुपिया और पुलवामा को इन्हें श्रीनगर के साथ डाल। अगर अनंतनाग वाला रजौरी जाना चाहे, उसको पहले बनिहाल जाना है, जम्मू पहुंचना है, उसके बाद वो रजौरी जाएगा। जी सर। ये कौन सा डिलिमिटेशन कमीशन था? क्या उसकी आंखें नहीं थी? क्या उसने ये सोचा नहीं था? अगर मेरे एरिया को लगाया होता, मुझे 10 मिनट लगते हैं काजीगुंड पहुंचने, चिनाब वैली को लगाया होता, चलो कोई जवाब तो बनता है, लेकिन रजौरी पहुंच कहां और अनंतनाग कहां? ये तो सीधे लगता है कि ये तो सारा कुछ जो है, ये तो लोगों का भरोसा जो इस सरकार पे था, लोगों का जो भरोसा जो डिलिमिटेशन कमीशन पे था, जिस कमीशन में इस वक्त भी हम उनका एहतराम करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ ये जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की रिटायर उसकी चेयरमैन थी, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका मेंबर है,
चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू कश्मीर उसका मेंबर है, चीफ इलेक्टोरियल ऑफिसर जम्मू कश्मीर उसका मेंबर है। इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज जो मेंबर थी, तो उन्होंने किसी पर्टिकुलर पार्टी से, लगता तो हमें यही है, उनका ड्राफ्ट रिपोर्ट उठाया और पब्लिक डोमेन में डाल दिया। मुझे नहीं लगता है ये लोग कोई चेंज करने वाले। सर, ये रमीज अहमद हैं, ये आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि गूल अरनास असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का वो हिस्सा जो रामबन डिस्ट्रिक्ट में शामिल था, वो हिस्सा बनिहाल सीट और रामबन सीट दोनों में क्यों शामिल किया गया? क्या वो सिर्फ रामबन के साथ नहीं रखा जा सकता था? अब रमीज साहब को मैं ये कहूं कि मैं तो यही कहानियां सुना रहा हूं कि इन्होंने, लोगों ने डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की। इन्होंने जहां देखा कि ये एक कम्युनिटी जो है वो वहां पे हमारा फायदा है, उसको डाल दिया जनाब अपने साथ, और दूसरी कम्युनिटी उठा के दूसरे साइड। तो अब रमीज साहब को मैं ये कहूं, ये तो मैंने नहीं किया, जिन्होंने किया उनको ऑब्जेक्शन दे दीजिएगा। हम भी दे रहेंगे, हम तो लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। जब तक हमें चाहे इलेक्शन हो या ना हो, हम तो इस बेस पे लड़ेंगे कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में गूल की कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, कॉन्स्टिट्यूंसी बननी चाहिए। गूल, संगलदान, गांधरी, सुमड़, ये जुड़ के एक कॉन्स्टिट्यूंसी। अगर डोडा में इन्हें 3 कॉन्स्टिट्यूंसियां बनाई, सेम पॉपुलेशन थी। कश्तवाड़ में 3 कॉन्स्टिट्यूंसियां बनाई, सेम पॉपुलेशन थी। रामबन में आपने 1.5 लाख पॉपुलेशन की 2 कॉन्स्टिट्यूंसियां बनाई, एक कॉन्स्टिट्यूंसी आपने खत्म की। उसके लिए हम लड़ेंगे। हम चाहते हैं गूल, गांधरी, सुमड़ और जो है गांधरी का एरिया जो है और जो संगलदान का एरिया है, उसकी एक अच्छी सी कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाए, ताकि हमें भी किसी आदमी को 90-90 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर अपने एमएलए को ढूंढने न जाना पड़े। ये मैं वसीम साहब को जवाब देता हूं। वकार साहब, एहतजाज सब तरफ से हो रहे हैं, नेता अपनी जगह कर रहे हैं, पब्लिक अपनी जगह कर रही है। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? हालांकि गुलाम नबी आजाद साहब भी इस पर बात कर चुके हैं और बाकी भी कांग्रेस के लीडर। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा और क्या आने वाले दिनों में लाएअमल रहेगा अगर जू का तू ड्राफ्ट मंजूर हो जाता है, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट की भी कोई बात नहीं सुनी जाती, तो कांग्रेस का क्या क्या रहेगा सर? क्या लाएअमल रहेगा आने वाले दिनों में? देखो, अभी जो रिपोर्ट आई है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को दी गई। अब उसका अभी तो हम पब्लिक डोमेन, हम तो पब्लिक है, पब्लिक डोमेन में अभी आई नहीं। अभी इसकी ऑब्जेक्शन जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स देंगे। जम्मू के तो दोनों देंगे ही नहीं। उसके बाद रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 हमारे एमपी। अब कोई तो बयान दे रहा है उन्होंने बात ही नहीं की, वो कह रहे हैं हमने बात की जो हमारी सुनी नहीं। अब वो ऑब्जेक्शंस देंगे। अभी मैं कहूंगा कि लोग उन 3 एमपीज के पास जाएं, उनको बोले आप ऑब्जेक्शंस दे दीजिएगा। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनकी ऑब्जेक्शन, यही जो जो डिलिमिटेशन कमीशन बना है, उनकी ऑब्जेक्शन को कंसिडर करेगी। उसके बाद शायद, मुझे ये पता नहीं है, वो पब्लिक में डाल देंगे। पब्लिक से ऑब्जेक्शन मांगे कि नहीं मांगे, वो उनका काम है। मांगेंगे नहीं मांगेंगे वो मुझे पता नहीं। उसके बाद शायद पब्लिक में ऑब्जेक्शन मांगे, पब्लिक में हम ऑब्जेक्शन देंगे कि भाई साहब, हमारी जो है गूल और गांधरी और संगलदान और सुमड़ और ये एरिया जो साथ साथ जुड़ता है, इसको एक कॉन्स्टिट्यूंसी और बनाई जाए। तो उसके बाद भी अगर इन्होंने माना नहीं, तो फिर हम उसमें एक रास्ता इख्तियार करेंगे। सब पार्टीज जिनको भी इसमें इख्तिलाफात हैं, उसके साथ जुड़ के एक लाएअमल बनाएंगे, लड़ते रहेंगे। को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े जाएंगे। वैसे भी डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट तो चैलेंज होती नहीं है, लेकिन केस तो लग सकता है, केस तो लग सकता है, तारीखें तो पड़ सकती है। तो अपने हिसाब से जो हमारी ताकत होगी वो लड़ेंगे। हमने तो कहा कि हमें ऑब्जेक्शन है इस पे, क्योंकि जियोग्राफिकली भी मद्देनजर एरिया रखा गया नहीं, वो पॉपुलेशन को दूर दूर तक देखा नहीं गया। अब मुझे बता, ज्योग्राफी कौन सी मिलती है अनंतनाग और राजौरी पुंछ की? बिल्कुल सर। गूल और बनहाल की कौन सी ज्योग्राफी मिलती है? पॉपुलेशन हमारी इन पहाड़ी एरियाज में, जहां आज भी लोगों को बल्ब नहीं है। हालांकि मैंने तो अपने एरिया में अब 95% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दी है। सड़कों की अभी प्रॉब्लम है बहुत सी। मतलब आप जम्मू सिटी में जाओगे, एक एमएलए को ना कॉलेज जरूरत है, ना सड़क जरूरत है, ना बिजली जरूरत है, ना पानी जरूरत है, ना किसी और चीज की जरूरत है। लेकिन हमारे एरियाज में, पहाड़ी एरियाज में, राजौरी पुंछ, चिनाब वैली,
हमारे एरियाज में तो हर चीज की जरूरत है। बिल्कुल। हमारे एरियाज में छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसियां होनी चाहिए थी। 150 किलोमीटर वाली कॉन्स्टिट्यूंसियों से हमारे एरियाज की डेवलपमेंट 100 साल नहीं हो सकती। जी। ये मैं आज कहता हूं। तो वकार ना साहब, पॉपुलेशन को मद्देनजर रखा गया, ना ज्योग्राफी को मद्देनजर रखा गया, ना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को मद्देनजर में रखा गया। पटवार हलकों तो को तक हिस्से कर दिए गए हिंदू और मुसलमान और जात पात के नाम पे। वकार साहब, गूल को बनिहाल के साथ जोड़ने पर आपका क्या स्टैंड है? क्या ये गूल वालों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? एम शफी मीर गूल। बनिहाल वालों को बनिहाल वालों को बालिहाल वालों को भी वैसी ही मतलब ये है कि गूल हमारे साथ नहीं होना चाहिए था, दूर इलाका है। और गूल वाले भी चाहते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि बनिहाल उनके लिए दूर इलाका है। तो वही तो हम डिमांड करते हैं कि रामबंद और बनिहाल के साथ और गूल के साथ नाइंसाफी की गई। हमारी तीन कॉन्स्टिट्यूंसियां होनी चाहिए और वो हम डिमांड करते हैं कि गूल के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए। और हमने हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, रामबन में डीसी को मेमोरेंडम भी दिया। जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे कि गूल को कॉन्स्टिट्यूंसी दी जानी चाहिए। हम उसी में खुश हैं और किसी खुश में। अब इलेक्शन उसके बगैर होता है वो अलग बात है, लेकिन हमारी खुशी है कि अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट को 3 कॉन्स्टिट्यूंसियां बने ताकि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो जाए और कम से कम लोग एमएलए को देखे जाएं ताकि वो उन तक पहुंच सके और उनका काम कर सके। जी, वकार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और लोगों से मुखातिब रहे और लोगों को डिलिमिटेशन कमीशन के हवाले से कुछ नई चीजें जरूर इस इंटरव्यू में सुनने को मिली होंगी। देखते हैं कि ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट की डिलिमिटेशन कमीशन कितनी सुनता है। फिर हम और आप पब्लिक हैं, पब्लिक की कितनी सुनेगा जब पब्लिक डोमेन में आएगी। डिलिमिटेशन कमीशन के ड्राफ्ट पर वकार रसूल वानी ही नहीं, जितनी भी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर में और बड़े चेहरे हैं सियासी जमातों के, वो अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं बीजेपी को छोड़कर। बीजेपी को लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने कानून के दायरे में रहकर अपना काम किया है। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट भी आपके सामने है और उन बीजेपी और बाकी लोगों के बयानात भी आपके सामने हैं। और अब आप खुद फैसला करिए कि डिलिमिटेशन कमीशन का ये ड्राफ्ट क्या वाकई बीजेपी दफ्तर से बनकर आया है या डिलिमिटेशन कमीशन के दफ्तर से बना है। वकार रसूल साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सबको।